नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है। एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े किरदारों में से एक थे। वो बहादुर इंसान जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक आर्मी को लीड किया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। लेकिन उन्हीं नेताजी को आधी रात को छुप छुप कर भागना पड़ा था। लियोनार्ड गार्डन अपनी किताब ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, अ बायोग्राफी ऑफ सुभाष एंड शरद चंद्र बोस में लिखते हैं कि नेताजी का यह डिसीजन उनकी राजनीतिक सूझबूझ और अदम्य साहस का प्रतीक था। उनका भागना केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं था, बल्कि एक वृहद रणनीतिक योजना का हिस्सा था। यह कहानी है भारत के ग्रेटेस्ट एस्केप की, जिसमें जासूस से लेकर पुलिस सब फेल हो गए थे। तो बात है 1940 की एक रात की। कलकत्ता पर जापान द्वारा बम बरसाए जा रहे थे। इसी रात में एक अजनबी सन्नाटे को चीरते हुए एल्गिन रोड की कोठी से चुपचाप एक आदमी बाहर निकला। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, बदन पर पठानी कपड़े और सर पर एक टोपी पहने ये आदमी चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उस वक्त हर कदम पर जासूसों, चौकियों और पुलिस का खतरा था। उसका प्लान देश से भागने का था, लेकिन उसकी एक भी गलती उसके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती थी। एल्गिन रोड से निकलकर उसने कभी उर्दू में बात की तो कभी बिना बोले चुपचाप निकलता जा रहा था। वो जल्दी ही वो पहुंचा गोमो रेलवे स्टेशन और यहां से वो कुछ ऐसे फरार हुआ कि आने वाले कुछ दिनों तक अंग्रेजों को इस बात का पता ही नहीं चला। और जब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका सबसे बड़ा दुश्मन और आज़ादी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया और यहां से निकलकर उन्होंने भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कौन से वो लोग थे जिन्होंने नेताजी की मदद की थी और कैसे वो अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब हुए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। 2 जुलाई 1940 वो तारीख थी जब देशद्रोह के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया था। वो कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक आंदोलन थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला सकता था। जेल में रहते हुए भी वो जेल से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। 29 नवंबर को उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस विरोध से अंग्रेज डर गए। उन्हें पता था कि नेताजी की बुलंद आवाज से लोग ब्रिटिश विरोध में खड़े हो सकते हैं। इसीलिए नेताजी को तुरंत नजरबंद कर दिया गया। 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया। यह घर 38/2 एल्गिन रोड पर पड़ता था। ऐसा इसलिए कि अगर भूख हड़ताल से उनकी मौत हो जाए तो मौत का आरोप उनकी जेल पर ना आए, और जैसे ही उनकी हालत में सुधार आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। अब प्लान तो एकदम फूल प्रूफ था, लेकिन हर्बर्ट को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। नेताजी को उन्होंने एल्गिन रोड पर भेजा। जैसे ही वो घर पहुंचे, नेताजी के घर के आसपास चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया गया। कई जासूस सारदी वर्दी में उनके घर के आसपास घूमते थे। वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, हर एक पल की खबर हर्बर्ट नोट कर रहा था। नेताजी से मिलने आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। यहाँ तक कि उनके लिए जो चिट्ठियाँ आती थी उन्हें भी पहले पोस्ट ऑफिस में खोलकर पढ़ा जाता था और उसके बाद उनको दे दिया जाता था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं नेताजी उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश ना रच दे। खैर, 5 दिसंबर के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी गहरी सोच में डूबे हुए लेटे हुए थे। इस समय तक उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाया और बंगाली में पूछा कि मेरा एक काम करोगे। शिशिर के बेटे सौगत बोस लिखते हैं कि उनके पिता ने बिना आगे कोई बात सुने हामी भर दी थी। यही वो टाइम था जब इतिहास को बदल दिया गया। शिशिर ने उस वक्त ऐसे मिशन की जिम्मेदारी संभाली जिसने आगे जाकर न सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी दिलाई, बल्कि भारत के फ्रीडम मूवमेंट में एक नया चैप्टर भी लिखा। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान था कि शिशिर अपने चचा को देर रात अपनी कार में बिठाकर कलकत्ता से दूर किसी एक ऐसे रेलवे स्टेशन ले जाएंगे जहां से देश के बाहर जाकर देश के लिए वो काम कर सकेंगे। नेताजी अपने प्लान में लो रहना चाहते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। यही वजह है कि उन्होंने घर पे खड़ी अपनी लंबी सी अमेरिकन स्टूड ब्रेकर प्रेसिडेंट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी थी और किसी की भी नज़र में आ सकती थी। इसकी जगह उन्होंने जर्मन वॉन्डरर कार के साथ जाने की सोची, क्योंकि ये कार कॉम्पैक्ट, छोटी थी और लोगों का ध्यान इस पर कम ही जाता था। शिशिर कुमार बोस ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में इस रोमांचक तैयारी को डिटेल में बताया है। उन्होंने लिखा कि हमने कलकत्ता के वैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर कुछ सामान खरीदा जो कि उनके भेष बदलने के काम आने वाला था।
इसमें एक अटैची थी, एक सूटकेस था, 2 काट सुअल की कमीजें थी, टॉयलेट का कुछ सामान था, तकिया और कंबल था जो उन्होंने खरीदा। शिशिर ने एक प्रिंटिंग प्रेस में सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का आदेश दिया। कार्ड पर लिखा था मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, परमानेंट एड्रेस सिविल लाइंस जबलपुर। कहने का मतलब है कि नेताजी की पूरी आइडेंटिटी बदली जा रही थी ताकि उनको कोई पहचान न पाए। निकलने से एक रात पहले दिक्कत ये आई कि शिशिर ने जो सूटकेस खरीदा था वो कार में आ ही नहीं पा रहा था। फिर प्लान चेंज करके उन्होंने नेताजी का ही सूटकेस ले जाने की सोची। उनके सूटकेस पर SCB यानी सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ था, जिसे मिटाकर MZ लिखा गया। MZ यानी मोहम्मद जियाउद्दीन। फिर 16 जनवरी के दिन कार की सर्विसिंग कराई गई। पूरा प्लान बना लिया गया था। ये इतना सीक्रेट प्लान था कि इस बात को पूरे परिवार से छिपाया गया, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी इस पूरे प्लान से दूर रखा गया। जाने से पहले नेताजी ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार खाना खाया। उनको घर से निकलने से देर इसलिए हुई क्योंकि उस रात लोग देर से सोए थे और नेताजी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके सीक्रेट मिशन के बारे में जान जाए। रात 1:35 के आसपास सुभाष चंद्र बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। इसके बाद नेताजी कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। जाने से पहले उनके कमरे की लाइट को अगले 1 घंटे के लिए ऑन रखा गया ताकि बाहर खड़े जासूसों को लगे कि वो अभी भी कमरे में है। इस तरह जब पूरा कलकत्ता सो रहा था तब उनकी कार ने हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। लगभग रात के 8:30 बजे धनबाद के बरारी में सुभाष चंद्र बोस उतरते हैं। यहाँ उनके भाई अशोक रहते थे। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मैं अशोक को बता ही रहा था कि माजरा क्या है कि कुछ देर पहले उतारे गए इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन यानी सुभाष चंद्र बोस ने घर में एंट्री ली। वो अशोक से बीमा पॉलिसी के बारे में बात करने लगे। फिर अशोक ने नौकरों को उनके लिए एक कमरा अरेंज करने को कहा। ये सब कुछ दोस्तों एक तरह का नाटक था ताकि उनके नौकरों को भी ना पता चले कि जियाउद्दीन असल में कोई और नहीं, नेताजी हैं। इसके बाद शाम को बातचीत से तय किया गया कि वो कालका मेल पकड़ेंगे और आगे की यात्रा करेंगे। ये ट्रेन उन्हें गोमो स्टेशन से पकड़नी थी। कालका मेल इसी गोमो स्टेशन पर रात में देर से आती थी, इसीलिए ये जगह ट्रेन पकड़ने के लिए चुनी गई। शिशिर बोस अपनी किताब में बताते हैं कि उन्हें छोड़ने के बाद कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहां पहुंच गई। शिशिर तब तक स्टेशन के बाहर ही खड़े थे। उनके जाने के बाद तक शिशिर वहीं खड़े रहे। अब नेताजी इस ट्रेन से पहले दिल्ली गए और वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। भारत के सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में धूल झोंककर वो आज़ादी के नए रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। 19 जनवरी की देर शाम को जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो उनके एक साथी मियां अकबर शाह उनका वेट कर रहे थे। ट्रेन से निकलने वाले लोगों में उन्होंने जब एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को सजे धजे देखा, गेट से बाहर निकलते देखा, तो वो फौरन समझ गए कि वो दूसरे भेष में सुभाष चंद्र बोस थे। अकबर शाह ने उनको साथ में लिया और एक तांगे से उन्हें डीन होटल लेकर चले गए। मियां अकबर शाह अपनी किताब नेताजीज ग्रेट एस्केप में बताया है कि उनको उनके तांगे वाले ने बताया कि एक पक्के मुसलमान को विधर्मियों के होटल में क्यों ले जा रहे हैं। उसने ताजमहल होटल ले जाने की सलाह दी और ये सलाह उनको काफ़ी सही लगी क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूस होते थे तो नेताजी के पकड़े जाने का यहाँ पर ज़्यादा खतरा था। इसके चलते हुआ ये कि बीच रास्ते ही उन्होंने ताजमहल होटल की ओर रुख किया, अपना तांगा मुड़वा लिया। ताजमहल होटल का मैनेजर मोहम्मद जियाउद्दीन से इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने उनके लिए फायर प्लेस वाला एक बहुत सुंदर सा कमरा खुलवाया। अगले दिन अकबर शाह ने सुभाष चंद्र बोस को अपने एक साथी आबाद खान के घर पर शिफ्ट कर दिया। यहाँ से निकलते वक्त सुभाष चंद्र बोस ने जियाउद्दीन का वेश त्याग कर लिया और एक बहरे पठान का वेश धारण कर लिया। बहरे पठान का वेश इसलिए क्योंकि उनको पश्तो बोलनी नहीं आती थी। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार ये दोनों बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खान कर दिया गया। तय किया गया कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन यानी सुभाष चंद्र बोस को अड्डा शरीफ की मज़ार ले जाएंगे जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआएं मांगी जाएंगी। अब ये भी एक प्लान था जिससे कि धार्मिक विश्वास की आड़ में बोस के भागने की बात को छिपाया जा सके। 19 जनवरी को निकले नेताजी 26 जनवरी 1941 की सुबह रहमत खान के साथ एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने कार छोड़ दी और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊबड़ खाबड़ कबायली इलाके में पैदल आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये रास्ता दुश्मनों से भरा हुआ था लेकिन बोस रुके नहीं। 27-28 जनवरी की आधी रात वो अफगानिस्तान के गांव पहुंचे।
अकबर शाह अपनी किताब में बताते हैं कि इन लोगों ने चाय के डिब्बों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ मज़ार पर जियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर एक ट्रक पर बैठकर बुध खाक के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक दूसरा तांगा करके वो 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। ये एक थका देने वाली लेकिन कामयाब यात्रा थी जो उन्हें आज़ादी की लड़ाई की एक और कदम आगे ले गई। वहीं दूसरी ओर कलकत्ता में भी बहुत कुछ हो रहा था। शिशिर बोस नेताजी को छोड़ने के बाद कलकत्ता वापस आए और सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चितरंजन दास की पोती की शादी में शामिल हुए। वहां लोगों को बताया कि नेताजी काफी बीमार है। सुगत बोस अपनी किताब हिज मेजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं कि नेताजी की खबर जासूसों को ना लगे इसके लिए उनके कमरे में झूठ मूठ का खाना पहुंचाया जाता रहा। वो खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को लगे कि वो अभी भी वहां है। 27 जनवरी को जाकर पता चला कि नेताजी ने अंग्रेजों को चकमा दिया है, क्योंकि उस दिन अदालत में उनकी एक पेशी होनी थी। सुभाष चंद्र बोस के 2 भतीजों ने पुलिस को खबर दी कि वो घर से गायब हो गए हैं। ये सुनकर सुभाष की मां प्रभावती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उनको शांत कराने के लिए कालीघाट मंदिर भेजा गया। ये सब कुछ भी एक नाटक था ताकि अंग्रेजों को लगे कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि नेताजी कहाँ चले गए। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड में छपी। इसके बाद राइटर्स ने जब इस न्यूज़ को पब्लिश किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। यहाँ तक कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि नेताजी संन्यास ले रहे हैं। वायसराय लिनलिथगो को इस बात से बहुत बुरा लगा। उन्होंने हर्बर्ट को खरी खोटी सुनाई। उधर 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खान और उनके गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन यानी सुभाष चंद्र बोस लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। पहले वो सोवियत जाना चाहते थे, लेकिन सोवियत जाने की बात कुछ बनी नहीं। इसके बाद उन्होंने जर्मन दूतावास यानी जर्मन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने का फैसला किया। उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास जर्मनी से कॉन्टैक्ट किया गया। यहाँ बात बन गई। जर्मन मिनिस्टर हॉन्स पिल्गेर ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा, सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छिपाए रखें। मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। कुछ दिनों बाद सुभाष के पास एक संदेश आया कि अगर वो अफगानिस्तान से निकल पाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पाइत्रो क्वारोनी से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई। इसमें कहा गया था कि सुभाष दूसरे कपड़ों में अपनी तस्वीरें खिंचवाएं। सौगत बोस अपनी किताब में बताते हैं कि सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ऑरलैंडो मजोटा के पासपोर्ट से उनकी जगह पर लगा दिया गया। अब ये बहुत ही मिरेकल मोमेंट था जहां एक शख्स की पहचान पूरी तरह से बदल दी गई थी। फिर 17 मार्च की रात को सुभाष एक इटालियन राजनयिक सिनोर क्रेसिसनी के घर पर शिफ्ट कर दिए गए। इस तरह वो एक रिस्की पहचान के तहत अफगानिस्तान के बॉर्डर को पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। ये पूरी जर्नी उनकी महान पलायन यानी द ग्रेट एस्केप की आखिरी कड़ी थी, जिसने उन्हें आज़ादी की लड़ाई को एक नए मोर्चे पर ले जाने का मौका दिया। सुभाष चंद्र बोस के सेफली जर्मनी पहुंच जाने के बाद उनके भाई शरद चंद्र बोस बीमार रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन गए। वहां उन्होंने महान कवि से बोस के अंग्रेजी पहरे से बच निकलने की खबर साझा की। इस तरह पूरे देश को पता चला कि कैसे अंग्रेजों की सबसे सेफ कैद से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई के जुनून को बनाए रखा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भागने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।